हेलो 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 जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अमीन्स, जिसका हमने लेक्चर 1 और 2 एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा जल्दी से जाओ, चैनल पे ऑलरेडी वो लेक्चर डला हुआ है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज है अमीन्स का लेक्चर 3। हमने ना लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ अमीन। ठीक है, कि यार अमीन जो होते हैं बेटा वो बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है कि यार अमीन, हमने क्या बोला था कि लुईस बेसिस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, जो बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, अभी यार अमीन्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो होता है बेस। इसीलिए जो अमीन है वो क्या है? बेस। अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी से इसको प्रूफ करना चाहें कि यार अमीन एक बेस है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो ब्रॉन्स्टेड ने जो बोला, उन्होंने ये बोला था बेटा कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, कोई सी भी ऐसी स्पीशीज, कोई सा भी ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, और जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा वो एसिड है। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने ये बोला कि जो भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा, और जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा। सही है, तो आप देखो यहां मैंने एक अमीन लिखा। अब ये H2 जैसे इसमें डाला बेटा, इसने क्या किया? H को एक्सेप्ट कर लिया और ये बना लिया N पॉजिटिव H। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसने अगर H को एक्सेप्ट किया है, इसने अगर प्यार से H को एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटा ये बन गया बेस। क्या बन गया? बेस। और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, मैंने लास्ट आपको लेक्चर में ये बोला था कि ऐसा इसका ऑर्डर क्यों आता है, इसका ऐसा वाला ऑर्डर क्यों आएगा। तो आज अपन इसका सारा चीजें कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, कि यार जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, मैंने जो लिखा था कि अमोनिया का सबसे ज्यादा, ऐसा कुछ लिखा था कि एक सेकंड रुको जरा, ऐसा नहीं है ये, ऐसा है ये। ठीक है, ऐसा है ये। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर अमोनिया का। अब मैम ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। चलो इसको एक बार देखते हैं ऐसा क्यों है। ठीक, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, चलो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हम बात कर रहे हैं अमीन्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अमीन्स की, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेटा अगर मैं बात करूं गैसियस स्टेट में, अगर मैं किस में बात कर रही हूं? गैसियस फेज में बात कर रही हूं। ठीक है, कि मान लेते हैं कि यार अमीन्स जो है वो गैसियस फेज में है, तो वहां पे जो ऑर्डर होगा वो होने वाला है सबसे कम NH3 का, उसके बाद 1 डिग्री अमीन, उसके बाद 2 डिग्री अमीन, और उसके बाद सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होने वाला है। अब ऐसा क्यों है? यहाँ देखो यार NH3, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, यहाँ पे NHH। ठीक है, सबके पास लोन पेयर्स है इसलिए बेस एक्ट करेंगे। सबके पास लोन पेयर्स है इसलिए सारी स्पीशीज जो है एज अ बेस एक्ट कर रही है। ठीक, अब 1 डिग्री बनाते हैं, तो 1 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देंगे किससे? एक CH3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, CH3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 2 डिग्री बनाते हैं, तो 2 डिग्री में क्या करना पड़ेगा? मैम हम 2 हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर देंगे। सही है, और 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किससे? CH3 से। सही है, बता दो, CH3 से रिप्लेस कर दिया। ओके, क्लियर है? सही है, सबके पास क्या है? लोन पेयर्स है, सबके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा यहां देखो CH3 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 आयंस, यहाँ पे क्या लगे? CH3 होता क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यार ये तो और खुश हो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो ये CH3 है, जो ये 3 चाचा आए हैं, ये और गिफ्ट देते जा रहे हैं। भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी गिफ्ट था,
ये 3 चाचा जो आए वो और सारे गिफ्ट दे रहे हैं, तुम और खुश हो जाओगे, सही है ना। तो देखो ये और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना इसके पास, तो ये क्या होगा, और बेसिक हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या। यहाँ देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 चाचा आए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 चाचा है, तो ये 2 सिर्फ 2 दे रहे हैं इसको, यहाँ पे सिर्फ 1 और यहाँ पे तो 1 भी नहीं है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन से ही काम चला रहा है ये भी बेसिक, अमोनिया भी बेसिक है बेटा, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, 3 डिग्री वाला, क्योंकि वहां लगा हुआ है क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वहां पे क्या लगे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो उसको और ज्यादा बेसिक बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक बना रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री वाला हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। किस में बात करें हम, गैसियस फेज में बात कर रहे हैं, गैसियस फेज में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एक्वस फेज की, अगर मैं बात कर रही हूं एक्वस फेज की, तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है। सबसे पहले देखो, यहाँ मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैंने बोला इथाइल अमीन की, अगर मैं बात कर रही हूँ इथाइल अमीन, ठीक है। इथाइल अमीन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे CH3 लगाया बेटा, जैसे हमने यहाँ पे CH3 लगाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना एक काम करो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे R लिखो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, R लिखो। तो उससे क्या होगा, हम कोई से भी एल्काइल ग्रुप की बात करें, इसमें हम कोई से भी एल्काइल ग्रुप की बात करें, यहाँ पे अगर मैंने स्पेसिफिकली ऐसे लिखा तो आप यहाँ देखो R यहाँ पे R, ठीक है, मतलब कोई से भी एल्काइल ग्रुप की बात करें बेटा, ये कोई से भी एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, आर क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो कोई से भी एल्काइल ग्रुप की बात करें तो मतलब वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अब इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन की बात करते हैं, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन की बात कर रहे हैं, तो यार इसमें ना थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसमें ऑर्डर पता है क्या होता है, इसमें ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर NH3, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद NH3। अब इथाइल सब्स्टिट्यूटेड कैसे हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री है ना, तो यहाँ पे मैंने बनाया C2H5, यहाँ पे भी C2H5 और यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर मैंने 3 डिग्री बनाया तो कैसे हो जाएगा वो, C2H5 और यहाँ पे भी C2H5। अगर मैं 1 डिग्री बनाऊंगी तो बेटा कैसे हो जाएगा वो, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, ठीक है, ये है। और अमोनिया तो NH3 ही है, NH3। तो यार यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर लास्ट में अमोनिया। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो इधर। सबसे एक बात आती है यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी की, यहाँ बात आती है सॉल्वेशन एनर्जी की। सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, जब भी आप सॉल्यूट, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो उस एनर्जी को बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। जब भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो उसके इंटरेक्शन से जो एनर्जी होती है दैट इज सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, दैट इज सॉल्वेशन एनर्जी। तो यार यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तो होता ही है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा आपका, और कौन सा इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा बात आती है किसकी, सबसे ज्यादा बात आती है सॉल्वेशन एनर्जी की। सबसे ज्यादा बात किसकी आती है, सॉल्वेशन एनर्जी की बात आती है, और ये एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको याद कर लेना, लिख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए मैंने वहां पे मिथाइल हटाया था क्योंकि उसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से मिथाइल हटाया था क्योंकि बेटा उसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड वाले की, देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स की, तो इसमें भी ना ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। देखो क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री, फिर NH3। क्यों होता है, बात वही है, यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी की बात है, ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी के कारण क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो आपको ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया तरीके से याद रखनी है, क्लियर है। देख लो एक बार, नोट करो, जल्दी से नोट करो, फटाफट से एक बार नोट करो, इसको भी नोट करो।
ठीक है, डन, ओके। अब बेटा अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे ना, एक कंपैरिजन करते हैं, बेसिक कंपैरिजन करते हैं अपन। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर कंपैरिजन, बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, किसका किसका? एक तो अमोनिया का, अमोनिया, और एक है आपका एल्काइल अमीन, एल्केन अमीन, एल्केन अमीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा बेटा अमोनिया, ये N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, सही है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ने इसको क्या किया, देखो इसके साथ मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया, तो क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा ना हाइड्रोजन को, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, बता दो, बिल्कुल करेगा मैम। तो ये बना देगा ऐसा कुछ, ठीक है, क्या बना देगा? ऐसा कुछ बना देगा, बताओ जल्दी से, क्लियर है? बता देगा, बना देगा, ओके। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन, एल्केन अमीन का मतलब क्या होता है कि यार उस पर एल्केन जुड़ा है, ये R क्या है? ये जो R बना हुआ है ये क्या है? एल्केन अमीन है, सही है, ये एल्केन है। तो यहाँ पे देखो ये इसके पास है, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, क्या बना लेगा ये मैम? ये बनाएगा R N H H और H, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हो पाएगा? अमोनियम आयन या फिर एल्केन अमीन आयन, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बेटा इसमें से जो एल्केन अमीन वाला होता है, मतलब अगर मैं इसको A बोल रही हूँ और मैं इसको B बोल रही हूँ, तो B जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? A से, ठीक है। ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूं किसका? एनिलीन, मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ एनिलीन वर्सेस अमोनिया, ठीक है, एनिलीन वर्सेस अमोनिया। अब आप बोलोगे मैम एनिलीन क्या होता है? एनिलीन आपको पता होगा, हमने ना बहुत सारे कॉमन नेम्स डिस्कस करे थे, हमने बहुत सारे कॉमन नेम्स डिस्कस करे थे। तो बेटा एनिलीन होता है ये, ठीक। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि यार यहाँ ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, ठीक। एनिलीन होता है ये, अमोनिया होता है ये। हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में से सबसे अच्छा बेस कौन है? क्वेश्चन ये है कि यार इन दोनों में से सबसे अच्छा बेस कौन है? कौन है बता? चलो अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन है देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया एनिलीन बनाया, ठीक है। क्या करेगा बेटा एनिलीन? मैम एनिलीन ना रिंग है, रिंग है यहाँ पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो चलो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिंग में जाएंगे, देखो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, सही है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्या बनेगा? ये वाला साइड नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ बनेगा NH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा इधर पे, ठीक। अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है, अगर ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा? यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा मैम, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी सब कुछ एज इट इज बनाया, ठीक है। हमने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेज दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ भेज दिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, समझ गए? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमने इस वाले बॉन्ड में भेज दिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड है हमने ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव आ गया, ओके। अब देखो अब क्या होने वाला है मैम, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो क्या बनने वाला है? देखो ध्यान से, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा सब कुछ एज इट इज है, NH2 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐसा, ठीक, ये यहाँ पे नेगेटिव है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया मैम, यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरो है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बताओ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इधर पे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा बन गया, समझ गए? यहाँ पे कैसा हुआ? यहाँ पे पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, और ये नेगेटिव आ गया, क्लियर है? अब क्या होगा मैम? अब बेटा फिर से ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, लिख दो यहाँ पे ऐसे, सही है, सही है। अब जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक होने वाला है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एरो यहाँ पे आ रहा है,
सही, नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको हमने क्या किया है? समझ में आ रहा है? ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब क्या होगा बेटा, वापस फिर से ये ना इसको वापस भेज देगा, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव करके बॉन्ड बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव करके बॉन्ड बनाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ध्यान दो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा NH2, यहाँ पे आपका बेंजीन, ठीक। आप देखो कैसा बनेगा, ये ऐसा, ऐसा और ये ऐसा। तो अगर आप फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखोगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो और लास्ट वाला, तो दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं क्या है, दिख रहे हैं आपको, ऑपोजिट दिख रहे हैं। मतलब ऑपोजिट इन द सेंस कि यार अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो गए। ये इसका पहले लोकेशन ऐसी थी, अब लोकेशन चेंज हो गई है। लोकेशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है इसकी लोकेशन। ध्यान दो एक बार, देखो समझ में आया? इसकी लोकेशन क्या हो गई बेटा? थोड़ी सी चेंज हो गई है, सही है ना? तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके। कितने हैं मैम? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो यार जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ज्यादा जो आपका जो भी कंपाउंड है वो स्टेबल होता है। तो यार NH3 क्या है, सॉरी NH2 विथ बेंजीन एनिलीन क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि मैम उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के कारण वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सही है, वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब NH3, यहाँ पे तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। हम ये बात कर रहे थे कि यार इन दोनों में से सबसे अच्छा बेस कौन सा होने वाला है? इन दोनों में से सबसे अच्छा बेस कौन होने वाला है? तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि यार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ बिजी हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, हम यही तो बात कर रहे थे कि जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब डोनेट करेंगे तो वो एज अ बेस एक्ट करेगा। हमने स्टार्टिंग से यही बोला है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं उनको जब डोनेट कर देंगे तो वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे बिजी हैं, मस्त यहाँ पे चिल मार रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है किसी और को डोनेट करने के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर से बता रही हूँ कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ बिजी हैं, ये देखो ये बिजी हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर पे घूम रहे हैं, तो वो किसी और के पास जाने के लिए रेडी नहीं है, तैयारी नहीं है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अमोनिया में क्या है? अमोनिया किसी को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा। देखो हाइड्रोजन चाहिए नहीं उसको इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रखे हुए हैं, डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स अमोनिया एक बहुत अच्छा बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? अवेलेबल है, ठीक है। क्या है? अवेलेबल है किसके लिए? डोनेशन के लिए। अवेलेबल किसके लिए है? डोनेशन के लिए। समझ में आ गया? जो NH2 के इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले एनिलीन के इलेक्ट्रॉन्स है, ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रिंग में ही अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं रिंग में, सही है। लेकिन अमोनिया में क्या है? अवेलेबल है, इसीलिए अमोनिया क्या है? ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? बताइए, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गई अच्छे से? नोट कर लो इसको बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, ठीक है, समझ में आ गया अभी सब लोगों को अच्छे से? नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा सबसे पहले है आपका लैब टेस्ट। सबसे पहला क्या है आपका? लैब टेस्ट। अब अमोनिया हम क्या बोल रहे हैं? अमोनिया क्या है? मतलब मैम अमीन या अमोनिया ये क्या है? बेस है ना। तो बेसिस क्या करते हैं बताओ? एसिड्स में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमने क्या पढ़ा था कि यार वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यही पढ़ा था हमने। तो बेसिस क्या करते होंगे? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए वो क्या है? बेसिस है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? जो रेड लिटमस होता है ना बेटा, जो रेड लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या है, क्या है, बेस है। बहुत अच्छा, क्या है, बेस है। क्लियर है? ठीक, इसके लिए एक रिएक्शन देखो, इसके लिए एक रिएक्शन है। हमने मान लेते हैं यहाँ पे अमोनिया लिया, अमीन लिया, फिर कुछ भी ले लिया, प्लस HCl, प्लस हमने क्या डाला इसमें, हमने इसमें एसिड डाल दिया। जैसे हमने इसमें एसिड डाला, क्या करेगा बताओ? अगर मैंने बेस में एसिड डाला है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये हाइड्रोजन को ले लेगा? बिल्कुल ले लेगा। यहाँ देखो, हाइड्रोजन हो गया प्लस HCl, ठीक है, प्लस सॉरी HCl नहीं, Cl निकल गया। क्या निकल गया? Cl नेगेटिव, है ना। H यहाँ पे आ गया, H आ गया यहाँ पे, इसने H ले लिया और यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया। ठीक, यहाँ पे ये बन गया ऐसा। अब ये जो बना है बेटा आपका NH पॉजिटिव, ठीक है, इसमें मैंने क्या डालना है, मैंने NaOH डाला। अगर इसमें क्या डाला, NaOH, जो कि क्या है, जो कि मैम एक बेस है। क्या है ये? बेस है। तो यहाँ पे होना क्या वाला है, यहाँ पे देखो N इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और साथ में NaCl प्लस H2O, ठीक है, NaCl और H2O। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली? एक तो जो अमोनिया होता है बेटा, अमीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, वो बेसिस होते हैं, राइट, बेसिस होते हैं। तो जब भी आप उसमें रेड लिटमस डाल दोगे, जब भी आप उसमें क्या करोगे, रेड लिटमस डालोगे, तो वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब वो बेस है। सही है। यहाँ पे देखो, हमने जब एसिड डाला तो एसिड ने क्या किया, क्या करेगा, बेस है ना, तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसने एक्सेप्ट कर लिया, देखो कर लिया, ये बन गया बेस। ठीक, जब वापस से हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें डाल दिया एक और बेस। अभी क्या हो जाएगा, फिर से ये हमको क्या मिल जाएगा, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर है? अब ना एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। ये हमने ना इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, ठीक है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। एल्काइलेशन प्रिपरेशन में पढ़ रहे थे ना हम, तो एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, ठीक है। एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स देखो ध्यान से, क्या होगा, सबसे पहले ना मैंने लिया बेटा यहाँ पे 1 डिग्री अमीन, यहाँ पे मैंने लिया 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन है, बताओ 1 डिग्री अमीन है ना ये। अब मैंने डाल दिया इसमें कुछ भी RX, क्या डाला, RX मतलब एल्काइल हैलाइड डाल दिया। क्या डाला? एल्काइल हैलाइड डाल दिया। जैसे ही इसमें एल्काइल हैलाइड डाला बेटा, तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये X मतलब हेलोजन निकल जाएगा। जैसे ही ये हेलोजन निकलेगा, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा मैम, यहाँ बन जाएगा ये N, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, इसको ना R लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, R लिखते हैं इसको, ठीक है, R सही। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे R लगा हुआ है, ठीक है, ये R लगा हुआ है सेम। और ये वाला R जो है, ये ब्लैक वाला जो R है बेटा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये ब्लैक वाला R जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। 2 डिग्री अमीन बन गया। हमने ये क्या था, ये था बेटा 1 डिग्री अमीन, ये था 1 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया 2 डिग्री अमीन। सही है, क्या बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया। फिर से मैंने इसमें क्या डाला, R और X, क्या डाला, R और X। अब क्या होगा मैम, एक और हाइड्रोजन है और X है, तो यहाँ पे फिर से क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा और क्या बनेगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। बन गया, ये बन गया आपका 3 डिग्री अमीन। दिस इज योर 3 डिग्री अमीन। क्या मैं फिर से इसमें एल्काइल हैलाइड डाल सकती हूँ? आप बोलोगे मैम नहीं डाल सकते क्योंकि H तो है नहीं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हम फिर से डालेंगे। हम ना इसमें हमने एक और बार क्या किया, एल्काइल हैलाइड डाल दिया। अब क्या होने वाला है मैम, यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है बेटा, R, ये वाला भी R, और ये जो R डैश है ये भी लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। तो ये है आपका एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, दिस इज योर एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। क्लियर है?
क्या होगा सबसे पहले देखो, 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन में जब भी आपने एल्काइल ग्रुप डाला, एल्काइल हैलाइड डाला, HX निकल जाएगा, HX निकला, क्या बन गया, देखो R जुड़ गया, यहाँ पे H निकला और R जुड़ गया, H निकला R जुड़ गया, 2 डिग्री अमीन बन गया। 2 डिग्री अमीन में फिर से आपने RX डाला, 2 डिग्री अमीन में आपने क्या डाला, फिर से RX डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, HX निकल जाएगा। ये देखो H निकला और X निकला, HCl निकल गया, क्या बन गया, 3 डिग्री अमीन बन गया। क्या बन गया, 3 डिग्री अमीन बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से क्या किया, RX डाल दिया, RX क्या बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है। समझ गए, क्या बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा योर हॉफमैन एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, ध्यान दो एक मिनट। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, कैसे बनेगा, ठीक है। यहां पे ना मैंने लिखा बेटा CH3 CH2 CH2, ठीक, यहाँ पे N, CH3 CH2 CH2 N लिख दिया। इसके बाद यहां पे लगाया मैंने क्या, CH2 CH3, और यहाँ पे हमने तीनों साइड पे क्या जोड़ दिया, CH2 CH3, और यहाँ पे आयोडीन। समझ गए, ये एक क्वाटरनरी सॉल्ट है। ये क्या है, एक क्वाटरनरी सॉल्ट है बेटा, एक क्वाटरनरी सॉल्ट है। ठीक है, अभी क्या डाला बेटा इसमें अपन ने, हमने डाला बेटा AgOH। क्या डाल दिया, AgOH डाला। और जब इसको आप मॉइस्ट AgO में डालते हो, ठीक है, मॉइस्ट AgO के साथ ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ बनेगा बेटा CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे N, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 CH3। ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने जैसे बेटा AgOH डाला, तो देखो सिल्वर क्या करता है, जितने भी हैलाइड्स होते हैं ना उनको खींच के पकड़ के बोलता है चल भाई तू मेरे साथ चल। तो सिल्वर क्या करता है, हैलाइड्स को ले जाता है, हैलाइड को ले गया, सिल्वर ने क्या किया, हैलाइड को ले गया, यहाँ पे OH छोड़ के चला गया। सिल्वर क्या किया, हैलाइड को ले गया और OH छोड़ के चला गया। सही है, OH छोड़ के चला गया। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दो, अब क्या होने वाला है, इसको ना मैं काम करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या होता है, रिएक्शन जब तुम स्ट्रेट लाइन में देखते हो ना तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाती है ना। ठीक है, चलो, मॉइस्ट AgO डाला था ना हमने इसमें, क्या डाला था, मॉइस्ट AgO, ठीक, मॉइस्ट AgO। ओके, ये रिएक्शन हुई थी, ये रिएक्शन बनी थी। तो बेटा अब यहां देखो क्या होने वाला है, H2O रिमूव हो जाता है, H2O रिमूव होगा, और H2O जैसे ही रिमूव होगा, H2O जैसे ही रिमूव होगा ना, तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको एक एल्कीन मिलता है, यहाँ पे ना आपको एक एल्कीन मिलता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या मिलता है आपको, एल्कीन मिलता है, एल्कीन मिलता है, प्लस आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज व्हाट, सब कुछ सेम, बस एक यहां से एल्कीन निकल जाएगा और यहाँ पे ये सब कुछ एज इट इज लिखा रहेगा। दिस इज हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है एक एल्कीन का प्रोडक्ट। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या मिलता है, एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है आपको। ठीक है, एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर है, बताइए, सही है।
हॉफमैन एलिमिनेशन में आपको क्या मिलता है, एल्कीन का प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज योर acylation of amines. Next reaction is acylation of amines. amines का जब acylation करते हैं तो क्या मिलता है, चलो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा C6H5, यहाँ पे N, यहाँ पे हमने लिख दिया H और यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एल्काइल और अराइल ग्रुप लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई सा भी एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप लगा सकते हो। ठीक, अब मैंने बेटा इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, CH3COCl। ये क्या है, असाइल ग्रुप है। COCl हमने पहले भी पढ़ा था, COCl क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है, असाइल क्लोराइड है। तो यहां से क्या होने वाला है, खुद सोचो क्या निकलेगा, खुद सोचो एक बार सोचो यार कि अगर मैंने ये दोनों चीजें लिखी हैं तो तुम सोचो सबसे पहले क्या निकलने वाला है। मैम यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ पे Cl दिख रहा है, तो क्या ये निकल सकता है, क्या ये रिमूव हो सकता है, बताओ क्या ये रिमूव हो सकता है, बताइए जल्दी से। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे बनेगा COCH3, यहाँ बन जाएगा COCH3 प्लस यहाँ बनेगा HCl, क्या बन जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा। तो C6H5NHCOCH3 बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका, असाइलेशन का प्रोडक्ट, असाइलेटेड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, असाइलेटेड प्रोडक्ट बन गया आपका और HCl रिमूव हो गया है, HCl रिमूव हो गया है। क्लियर है क्या, बताइए जल्दी से। अब अगर मैंने यहाँ पे ले लिया होता बेटा, ये तो 2 डिग्री है, ये क्या है मैम, ये 2 डिग्री अमीन है, सॉरी ये क्या है 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री अमीन है। अगर बेटा मैंने 2 डिग्री लिया होता, चलो 2 डिग्री से करके देखते हैं, C6H5, यहाँ पे बनाया C6H5, ठीक है, यहाँ पे H प्लस फिर से हमने क्या लेना है CH3COCl। ठीक, बताओ क्या होगा यहां से, फिर से बता दो मैम, H और Cl रिमूव हो जाएंगे, H और Cl रिमूव हो जाएंगे और क्या बनेगा यहाँ पे, देखो खुद सोचो क्या बनेगा। मैम सब कुछ एज इट इज लिख दो बेटा, C6H5, यहाँ पे N, यहाँ पे C6H5, यहाँ पे CO और CH3, ये देखो ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं ये बोलूं कि बेटा मैं रिएक्शन करवाना चाहती हूँ 3 डिग्री अमीन के साथ, अगर मैं रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री अमीन है ना, दिस इज योर 2 डिग्री अमीन। अगर बेटा मैंने 3 डिग्री अमीन बनाया, दैट विल बी C6H5, यहाँ फिर N, यहाँ पे भी C6H5, यहाँ पे भी CH3 लिख दिया मैंने, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, बताइए क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। मैम यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है जो कि Cl को निकाल के ले जाए, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो 1 डिग्री 2 डिग्री में बना लिया, 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं हो पा रही है। ओके क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डन, ओके नेक्स्ट इज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा कार्बल अमाइन टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बल अमाइन टेस्ट, और ये आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। तो यार ये जो टेस्ट होता है ना, ये 1 डिग्री अमीन्स के लिए होता है, 1 डिग्री अमीन्स के टेस्ट के लिए होता है ये। ठीक, फॉर जस्ट 1 डिग्री। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ बनाया मैंने RNH2, ठीक है, RNH2, और इसका रिएजेंट जो है क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दिया। क्या डाला, क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दिया। क्या बनेगा बेटा,
क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दिया, यहां बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। प्लस यहां पे और क्या चीजें बनती है? KCl और H2O। ठीक है, KCl और H2O बन जाता है। क्लियर है? ठीक, डन, समझ में आ गया? तो यार ये जो बना है ना, ये दिस इज आइसोसाइनाइड। ये जो बना है ना बेटा आपका, दिस इज व्हाट? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। और इसकी बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेल होती है। फाउल, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, एग्रेसिव स्मेल होती है। एग्रेसिव ऑर्डर होता है इसका। फाउल, इरिटेटिंग, एग्रेसिव ऑर्डर। समझ में आया? बहुत ज्यादा फाउल स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है इसकी। और ये 1 डिग्री अमीन्स के ही टेस्ट के लिए काम आता है। कौन सा वाला? कार्बिल अमाइन टेस्ट। ठीक है, फिर से बता दूं क्या होता है। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब भी आप इसको ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आइसोसाइनाइड मिल जाएगा और KCl और H2O रिमूव हो जाएगा। अब ये जो आइसोसाइनाइड बना है ना, ये फाउल, इरिटेटिंग, एग्रेसिव स्मेल देता है। फाउल, इरिटेटिंग और एग्रेसिव स्मेल देता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। तो जब मैंने यहाँ पे RNH2 डाला और HNO2, HNO2 क्या है? ध्यान दो उधर, HNO2 क्या है बेटा? नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड। ठीक है, यहां देखो 273 केल्विन, 278 केल्विन और यहाँ पे NaNO2 और HCl। इससे मिलके क्या बनता है? HNO2 बनता है। NaNO2 और HCl से मिलके हमको क्या मिल गया? HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। यहाँ क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज RN2Cl। ठीक है, RN2Cl, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया? डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और ये होता है बेटा अनस्टेबल। क्या होता है ये मैम? ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अनस्टेबल है इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। समझ गए ना? अगर बेटा वो स्टेबल होगा तो वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। अगर वो स्टेबल होगा तो वो रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन देता है, इसलिए रिएक्शन करता है। अब फर्दर अगर इसमें आप H2O डाल दोगे, अगर आपने फर्दर इसमें क्या डाला? H2O डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिल जाएगा। ROH प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से और HCl। ठीक है, ROH N2 गैस रिलीज हो जाएगी और HCl भी रिलीज हो जाएगा। सही है? तो यार जब भी आप अमीन्स में क्या डालोगे? नाइट्रस एसिड डाल दोगे। नाइट्रस एसिड डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 273 केल्विन और 278 केल्विन पर आपको मिलने वाला है डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि एक अनस्टेबल स्पीशीज है। अब ये अनस्टेबल है इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। और ये रिएक्ट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अभी अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैंने एनिलीन के साथ ये रिएक्शन करवाई ना, एनिलीन, यहाँ पे मैंने R की जगह बस बेंजीन लगा दिया ना, एनिलीन, डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ देखो HNO2, यहाँ पे HNO2, यहाँ पे सब कुछ सेम है एज इट इज। 273 278 केल्विन, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये बन गया आपका डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ देखो H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? ROH
प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी और HCl। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ना एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा क्या बना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, समझ गए। इसका नाम क्या है, बेंजीन है, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर है। अब ये ना बहुत सारी रिएक्शंस देता है, तो हम एक एक करके रिएक्शंस देखते हैं। चलो स्ट्रेट लाइन में रिएक्शन लिखेंगे ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है बेटा सेंडमेयर्स रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है, आई होप आप लिटरली नोट कर रहे होंगे। मैंने बनाया यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंडमेयर्स रिएक्शन कैसे होती थी, देखो सबका स्टार्टिंग यही है। एनिलीन में जब आपने नाइट्रस एसिड डाला, आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग हमने यहीं से करी है, कहां से, एनिलीन से स्टार्टिंग करी है। एनिलीन में हमने डाला है नाइट्रस एसिड से हमें क्या मिला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो हमने यहाँ पे लिखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लियर है। अब बेटा जब ना मैंने इसमें क्या डाला, CuCl, क्या डाला बेटा मैंने इसमें, CuCl और HCl, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिल जाएगा मैम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे और क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, सही है, बताओ क्लियर है। सिंपल सी बात है ना कि जब मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में CuCl और HCl डाला, CuCl रिएजेंट है बेटा इसका, तो क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब मान लेते हैं कि मैंने इसमें डाला CuBr और HBr डाल दिया, तो यहां क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, शायद है ना, समझ में आ रहा होगा। जो भी आप हेलोजन डालोगे वो हेलोजन का आपको बेंजीन मिलने वाला है, उस हेलोजन का आपको बेंजीन मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्या डाला बेटा, CuI और HI, ठीक है, सॉरी CuCN और HCN, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लग जाने वाला है, CN लग जाएगा और N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये है आपकी सेंडमेयर्स रिएक्शन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे हमने आयोडोबेंजीन नहीं बनाया और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया, तो बेटा ये रिएजेंट यूज करके आप फ्लोरो और आयोडो नहीं बना सकते हो, ठीक है, उनके लिए कुछ दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन में आप सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हो और ये वाला साइनाइड ग्रुप बना सकते हो, ठीक। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, लेकिन आयोडो और फ्लोरो नहीं बना सकते क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करवाते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या आपको तो समझ में आ गया, बताइए जल्दी से, क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है बेटा, जो आपका क्लोरोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन है, ये ही ना रिएक्शंस देते हैं, फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन नहीं देता है। सेंडमेयर्स में फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे हम, लेकिन सेंडमेयर्स में नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट इज द गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने फिर से क्या बनाया, हम सारी रिएक्शंस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही कर रहे हैं। आखिर में एक बढ़िया सा चार्ट बनाएंगे ताकि आप लोगों को ना याद करने में इजी हो जाए, ठीक है। आखिर में एक बहुत बढ़िया सा चार्ट मैं आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पे N2Cl बनाया हमने, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला बेटा, हमने डाला कॉपर, सिंपल कॉपर, Cu, ठीक है। क्या डाला हमने, Cu डाल दिया, सिंपल हमने कॉपर डाला और यहाँ पे डाल दिया हमने HCl। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, हमने CuCl डाला था। डिफरेंस कितना है, सिर्फ इतना सा कि यहाँ पे CuCl है और यहाँ पे क्या है, देखो कॉपर पाउडर है,
कॉपर पाउडर डालोगे, जब HCl डाला ना आपने तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या डाला, कॉपर पाउडर है और HBr, कॉपर पाउडर है और HBr है, तो आपको क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। देखो समझ गए? ठीक, समझ गए ना? साथ में N2 गैस तो रिलीज होती है, N2 गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, N2 गैस यहाँ पे भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? दिस इज गेटरमैन रिएक्शन, दिस इज गेटरमैन रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट, आयोडोएरिन। मैंने बोला था कि आयोडो भी बनेगा, लेकिन उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट चाहिए पड़ेगा, दूसरा रिएजेंट हमको चाहिए पड़ेगा। ठीक है, आयोडोएरिन हमने कैसे बनाना है? यहाँ देखो, N2Cl लिया, यहाँ पे बेंजीन बनाई, N2Cl लिया, बेंजीन बना दी। ठीक, अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या डालना है? Ki, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। ठीक है, वो Cu के साथ नहीं बदलेगा, पोटेशियम आयोडाइड जब डालेंगे तभी यहाँ पे क्या बनने वाला है? आयोडोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन बनने वाला है। ये देखो, प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। समझ गए? समझ गए क्या? आयोडोबेंजीन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, आयोडोबेंजीन बनेगा। अब बेटा अगर ना मैंने इसकी माइल्ड रिएक्शन करवाई, अगर मैं इसकी माइल्ड रिएक्शन करवा रही हूँ, नेक्स्ट इज माइल्ड रिएक्शन। देखते हैं माइल्ड रिएक्शन किसके साथ, किस किस के साथ करवानी है हमें। तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने बनाया यहाँ पे वही अपना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनाया? N2Cl बना दिया। यहाँ पे बनाया मैंने N2Cl। अब दो रिएजेंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से दो रिएजेंट्स है देखो जरा। सबसे पहला रिएजेंट है दैट इज H2PO3। ठीक है, सबसे पहला रिएजेंट कौन सा है? सबसे पहला रिएजेंट है H3PO3, H3PO3, H3PO3। ठीक है, और जो सेकेंड वाला रिएजेंट है, सेकेंड वाला जो रिएजेंट है दैट इज CH3, that is CH3CH2OH, that is CH3CH2OH। अब ये दोनों ही हमें क्या देने वाले हैं? बेंजीन देंगे। जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ये डालोगे H3PO3 H2O तो आपको बेंजीन मिलेगा। इथाइल अल्कोहल डालोगे बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल डाला तब भी बेंजीन मिलेगा, आपने ये डाला तब भी आपको क्या मिलने वाला है? बेंजीन मिलने वाला है। और यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो जाती है, N2 गैस रिलीज होती है, साथ ही यहाँ पे आपको क्या मिलता है? CH3CHO प्लस HCl मिल जाता है, CH3CHO और HCl मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है H3PO3 प्लस HCl। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ फिनॉल, सॉरी रिएक्शन विथ फिनॉल नहीं, फिनॉल कैसे बनाएंगे हम? बेंजीन डाइजोनियम से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया, यहाँ पे अच्छे से बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ वाटर मिलाना है। क्या मिलाना है? वाटर मिलाना है 283 केल्विन पे। जैसे ही मैं वाटर मिलाऊंगी 283 केल्विन पे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका फिनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा और N2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, N2 गैस रिलीज हो जाती है। अब एक और चीज मैंने बोला था कि बेटा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो फ्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ लिखो रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? ध्यान दो, N2Cl, N2Cl यहाँ बन रहा है N2Cl, मतलब
हमने अपना जो अपना रिएक्टेंट है हमने N2Cl ले लिया, ठीक है। साथ में हमने जो क्या है ये फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस इज योर फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड जैसे बेटा आप यहाँ पे डालोगे आपको पता है क्या मिलने वाला है, N2BF4, N2BF4 और बेंजीन। ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये देखो मिल गया। अब जब आप इसको हीट कर दोगे ना, जब आप इसको क्या करोगे, हीट कर दोगे, हीट करोगे, आपको यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको मिलेगा N2 और BF3, ये मिलेगा। साथ में क्या मिल जाएगा, N2 और BF3 मिल जाएगा। क्लियर है, समझ गए, अच्छे से समझ गए। जब भी हमने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड डाला, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो हमें क्या मिल जाना है, यहाँ पे ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। फिर जब हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और N2BF3 हमको मिल जाएगा। क्लियर, N2BF3 मिल जाएगा, सही है, क्लियर। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे जो हमने बनाया था ना ये N2BF3, N2BF3 जो था, BF3 था ना, ये BF4 था, सॉरी, N2BF4 जो था, जो इंटरमीडिएट बना था बेटा, जो इंटरमीडिएट बना था, पहले तो हमने जब हीट किया तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल गया। लेकिन अगर मैंने इसमें क्या डाला, मैंने ना इसमें एक्वस NaNO2 डाल दिया। क्या डाला, एक्वस NaNO2 और हीट कर दिया कॉपर के साथ। अगर मैंने इसमें एक्वस NaNO2 और हीट कर दिया कॉपर के साथ, तो मुझे बेटा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। N2 गैस रिलीज हो जाएगी और BF3 भी मिल जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और BF3 मिलेगा। क्लियर है, सही है। ये देखो, जो N2BF4 बना था ना, इसको नॉर्मल हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें क्या डाला, एक्वस NaNO2 और कॉपर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और BF3 मिल जाएगा, BF3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, बताइए। डन, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट यहां देखो, ऐसा एक काम करते हैं, ऐसा बनाते हैं N2Cl, ठीक है, N2Cl, क्योंकि हमारे पास काफी सारी रिएक्शंस है, हमारे पास काफी सारी रिएक्शंस है। देखते हैं एक बार कौन कौन सी रिएक्शंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 रिएक्शंस है हमारे पास, 11 रिएक्शंस है। तो मैं 11 रिएक्शंस के लिए ऐसे लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे इसको 11 कर देते हैं, यहाँ पे एक और बना देते हैं ना, ठीक है। ताकि पता है ये क्यों बना रही हूं मैं, ताकि आपको इजी हो जाए, ताकि आपको ना इजी हो याद करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शंस ऐसे नॉर्मली याद करोगे तो आपको नहीं याद होने वाला। ठीक, सबसे पहले बेटा कौन सा था, CuCl वाला था, तो यहाँ लिखो CuCl HCl, सही है, CuCl HCl था। और क्या था, CuBr HCl, सॉरी HBr, और था CuCN HCl, ठीक, सही है। कौन सी रिएक्शन थी, सेंट मेयर्स वाली रिएक्शन थी। तो सबके प्रोडक्ट लिख दो एक बार इधर, सबके प्रोडक्ट लिख दो। इसका क्या आया था, इसका आया था ब्रोमोबेंजीन, इसका लिखो ब्रोमोबेंजीन आया था। इसका मैम, इसका तो क्लोरोबेंजीन आया था, सही है। और इसका क्या आया था, साइनोबेंजीन। तो यहाँ देखो CN लिख दिया मैंने यहाँ पे बेंजीन के साथ, ठीक है। और मैंने एक चीज ये लिख दी कि यार बेटा ये जो है दिस इज सेंट मेयर्स रिएक्शन। अपनी कॉपी में भी आपको ऐसे ही बनाना है, सेंट मेयर रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, सेंट मेयर रिएक्शन है। क्लियर, दूसरा देखो, दूसरा देखो, नेक्स्ट इज यहाँ पे जो था, यहाँ पे बेटा क्या था, अपन नेक्स्ट वाला कौन सा था, गेटरमैन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन दूसरे उससे लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो Cu पाउडर, क्या डाला था, Cu पाउडर और HCl, है ना, यहाँ पे डाला था Cu पाउडर और HBr, सही है।
क्या बना था, HCl डाला था ना, क्लोरोबेंजीन ही बना था। क्या बना था, क्लोरोबेंजीन ही बना था। और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना था, यहाँ बना था ब्रोमोबेंजीन बना था। और ये कौन सी रिएक्शन थी बेटा, ये थी मैम गेटरमैन रिएक्शन। नेम रिएक्शन का नाम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो नाम से आती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस कौन सी हो गई, गेटरमैन रिएक्शन हो गई। ये दो रिएक्शंस कौन सी हो गई, गेटरमैन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट, अगर मैंने इसमें के आई डाल दिया था, अगर मैंने इसमें नॉर्मल नॉर्मल क्या डाला था, के आई डाल दिया था, तो हमें क्या मिला था बताओ। अगर मैंने इसमें के आई डाल दिया था बेटा, तो हमें क्या मिला था मैम, आयोडीन के साथ बेंजीन, ये मिल गया था, आयोडो बेंजीन मिल गया था। सही है, इसको ना दूसरे कलर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है ये वाला कलर, है ना, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। आयोडो बेंजीन, ठीक है, आयोडो बेंजीन, इसका कोई नाम नहीं है, मतलब इसका कोई नेमिंग वाला नहीं है। सही है। अब अगर बेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्या डाला था, H3PO3, H3PO3 राइट, H3PO3 डाला था और H2O, ठीक। और यहाँ पे देखो क्या डाला था, CH3, CH2 और OH, याद है आपको, CH3, CH2 और OH। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, ब्लैक से लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे हमें बेंजीन मिल गया था। क्या मिला था, बेंजीन मिला था। और मैम यहाँ पे भी हमें बेंजीन ही मिला था, यहाँ पे भी क्या मिला था, बेंजीन मिल गया था। सही है, बताओ क्लियर है यहाँ तक आपको अच्छे से। नॉर्मल अगर आप इसमें, अगर नॉर्मली आपने इसमें H2O डाल दिया, देखो नॉर्मली अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या डाला, H2O डाल दिया अंडर 283 केल्विन, तो क्या मिलने वाला था आपको, बताओ जल्दी से, क्या मिलेगा आपको, OH लग जाएगा, OH फिनॉल मिलेगा, फिनॉल। ठीक है, क्या मिलेगा, फिनॉल मिल जाएगा, दिस इज फिनॉल। देखो एक बार, क्लियर है, बताओ सही है। ठीक है मैम, लास्ट कौन सा था, लास्ट हमने देखा था कि अगर मैंने इसमें क्या डालना है, कलर्स देखते हैं, बढ़िया से कलर्स, कलर्स यूज कर सकते हैं ना अच्छे से, ये तो इसके साथ ही हो जाएगा, एक मिनट रुको। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। तो अगर मैंने ना यहाँ पे क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाला बेटा HBF4, है ना, कौन सा वाला एसिड था वो, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या डाला मैंने, फ्लोरोबोरिक एसिड। और यहाँ पे मैंने क्या डालना था, एक्वस NO, सॉरी Na4, NaOH, एक्वस NaOH नहीं, NaNO2, सॉरी NaNO2, एक्वस NaNO2 और हीट कर दिया कॉपर के साथ, यही था। ठीक है, हाँ, HBF4 डाला, HBF4, ठीक, क्या बनेगा बताओ, जैसे HBF4 डाला बेटा यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। और अगर आपने एक्वस NaNO2 और कॉपर के साथ हीट कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा NO2 और बेंजीन। क्या बनेगा, NO2 और बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बहुत गंदा सा बनाया है, इसको वापस एक बार बना लेते हैं। यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, NO2 और यहाँ पे बेंजीन बन गया, ये देखो, ठीक है, ये बन गया। ये हो गया आपके सारे रिएक्शंस एक बार में। तो आप जब अपनी कॉपी में बनाओगे, देखो जब मैंने रिएक्शंस लिखवाई, ऐसे नहीं किया मैंने आपको डायरेक्ट यही लिखवा दिया, मैंने आपको प्रॉपर रिएक्शंस लिखवाई हैं, ये देखो, ठीक है, प्रॉपर रिएक्शंस मैंने आपको सारी लिखवाई हैं। लेकिन याद करने के लिए अपनी कॉपी में आपको ऐसे ही बनाना है, प्रॉपर रिएक्शंस भी लिखनी है आपको, पूरी अच्छे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शंस लिखनी है। लेकिन ये जो फ्लो चार्ट बनाया है बेटा, इससे आप 5 मिनट के अंदर अंदर सारी रिएक्शंस को रिवाइज कर सकते हो, इंस्टेड कि आप पन्ने पलटोगे, पेजेस पलटोगे अपने। इसलिए मैंने ये एक पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए तैयार कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी आपके सामने मैंने तुरंत तुरंत तैयार किया बेटा इसको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं पानी पी रही हूँ फटाफट से। और मुझे टाइम स्टैम्प करके इस वाले पे कमेंट भी करके दिखाना कि मैम
ये आपने बढ़िया दे दिया, फ्लो चार्ट बहुत मस्त दे दिया, तो टाइम स्टैम्प करके कमेंट कर देना कि मैम ये हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है और मजा आ गया इसमें, एकदम आग लगा दी, ठीक है, आग वाला इमोजी कमेंट कर देना। ओके चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन, हम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे ना बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपल बनता है इसमें, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान दो इधर। यहाँ पे मैंने बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन इसको लिटा दिया। क्या किया, इसको लिटा दिया ऐसे, ये देखो, ठीक है, क्या किया, इसको अच्छे से लिटा दिया। अब यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैंने क्या डालना है बेटा, फिनॉल। यहाँ पे मैंने क्या डाला, फिनॉल डाल दिया, ठीक है, क्या डाला, फिनॉल डाल दिया। क्या होगा यहां से, होता क्या है, इसको ना उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, क्यों, उसका रीजन है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है, यहां से HCl निकल जाता है, HCl रिमूव हो जाएगा, HCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा, एक नया कंपाउंड बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है। यहाँ बनाते हैं, सब कुछ एज इट इज लिखो, सब कुछ एज इट इज लिख दो। यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे N है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसके बाद N, यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है, ये बन जाता है बेटा एक ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ऑरेंज डाई बन जाता है, ऑरेंज डाई बनता है। यहां से एक बॉन्ड हटा दो, ऑरेंज डाई बनता है, ठीक, क्या बनेगा, ऑरेंज डाई बन जाएगा, क्लियर है। अब दूसरा रिएक्शन देखो, सेम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है, यहाँ पे N, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे Cl पॉजिटिव, ठीक है, प्लस अब बेटा आपने इसमें क्या डालना है, आपने इसमें डालना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है मैम, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2 इज एनिलीन, देखो, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर HCl निकलेगा, रिमूव होगा HCl, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेंजीन, यहाँ पे ऐसा, सही, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे बन जाएगा NH2, ठीक है, यहाँ बन जाएगा NH2। और बेटा ये होता है येलो कलर का, ये होता है येलो कलर का, येलो डाई बनता है, येलो डाई बनता है ये, ठीक है। ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार ये दोनों मिलके शादी कर रहे हैं और कपल बना रहे हैं, ये दोनों मिलके शादी कर रहे हैं और कपल बना रहे हैं, तो कपलिंग रिएक्शन है ये, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है ये, क्लियर है। देखो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, डन, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज reaction with arene sulfonyl, reaction with arene sulfonyl chloride, क्या होता है बेटा ये बताओ, दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के एनालिसिस में काम आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के एनालिसिस में काम आता है। C6H5SOCl, C6H5SO2Cl, ठीक, फॉर द डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। चलो बनाते हैं यहाँ पे, सबसे पहला ये बनाया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ओके। अब बेटा इसकी रिएक्शन करवाई हमने 1 डिग्री अमीन के साथ, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा किसके साथ, 1 डिग्री अमीन के साथ, ये देखो 1 डिग्री अमीन, तो यहाँ से क्या होगा आप खुद बताओ क्या होगा, दिख रहा है आपको कुछ, मैम HCl रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल सही है, HCl रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा,
सब कुछ एज इट इज बना दो और बेंजीन के साथ क्या बनाओगे, यहाँ पे SO, यहाँ पे SO, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे C6H5, सॉरी क्या था ये C2H5, C2H5, ये देखो ये बन गया, ये बना है आपका, सही है, ये बन गया। अब जो बेटा ये बना है ना, ये यहाँ से HCl रिमूव होगा, ठीक है, HCl रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया, ये जो बना है, अब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, ये क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्या है मैम, ये एसिडिक है, ठीक है, इसकी वजह से अब ये एसिडिक है, एसिड है, तो एसिड किस में डिसॉल्व होगा बताओ, एसिड जो है वो किस में जाके डिसॉल्व होगा मैम, बेस में, है ना, एसिड किस में जाके डिसॉल्व होने वाला है बेटा, बेस में। तो ये वाला जो होता है बेटा, दिस इज सॉल्यूबल, अगर हम इसको सॉल्यूबल करेंगे इसमें एल्कलाई में डाल देंगे, एल्कलाई मतलब बेस, एल्कलाई का मतलब क्या होता है, बेस, अगर मैं इसको बेस में डाल दूंगी तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यार इसके पास एक एसिडिक H है, क्या है इसके पास, एसिडिक H है, इस वाले कंपाउंड के पास क्या है, एसिडिक H है, इसीलिए ये सॉल्युबल हो जाएगा बेस में। तो ये है 1 डिग्री अमीन की पहचान, ठीक है, ये है 1 डिग्री अमीन। अब सेकंड बात करते हैं, मैंने यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फिर से बना दिया, ठीक है, यहाँ देखो H, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, ठीक, ये क्या है आपका 2 डिग्री है ना, क्या होने वाला है बताओ, तुमको खुद पता है क्या होने वाला है मैम, HCl रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही, प्रॉपर सही है कि मैम HCl रिमूव हो जाता है, ठीक है, HCl रिमूव हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे HCl रिमूव होगा तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, देखो HCl रिमूव हो गया, यहाँ पे SO, यहाँ पे O, यहाँ पे N के पास C2H5, यहाँ पे भी C2H5। अब यहाँ देखो एक चीज कि यार इधर पे ना कोई भी एसिडिक H नहीं है, इस वाले कंपाउंड में आपको कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक H नहीं दिख रहा है, इसलिए ये होता है बेटा इनसॉल्युबल इन एल्कलाई, ये सॉल्युबल नहीं हो पाता, ठीक है, इनसॉल्युबल इन एल्कलाई, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये सेकेंडरी अमीन है। यार इसके साथ रिएक्शन करवाई, देखो दोनों ही कंपाउंड्स 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी अगर मैं बात करी 1 डिग्री की और मैं बात करी 2 डिग्री की, तो बेटा 1 डिग्री भी सॉल्युबल इसमें रिएक्ट कर रहा है, 2 डिग्री भी रिएक्ट कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब 1 डिग्री का प्रोडक्ट है वो सॉल्युबल हो जाता है एल्कलाई में, और 2 डिग्री का प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबल नहीं होता एल्कलाई में। तो हमने 1 डिग्री डिफरेंशिएट कर लिया और 2 डिग्री भी कर लिया ना। अब बात करते हैं 3 डिग्री की, चलो मैंने यहाँ बनाया 3 डिग्री वाला, तो यहाँ देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ बना दिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस यहाँ पे 3 डिग्री बनाओ, तो ये मैंने बनाया C2H, ऐसा C2H5 और यहाँ पे भी C2H5। अब तुम बताओ क्या होने वाला है मैम, जो आपने ये बनाया है यहाँ तो ना तो हमको H दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो बेटा यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे ना कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो देखो 3 डिग्री वाले के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, 3 डिग्री वाले के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, 2 डिग्री के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल है एल्कलाई में। 1 डिग्री के साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसका जो प्रोडक्ट है वो सॉल्युबल है किसमें, एल्कलाई में। ये क्या है, इनसॉल्युबल है, एल्कलाई में सॉल्युबल नहीं है। 2nd डिग्री वाला एल्कलाई में सॉल्युबल नहीं है, 1 डिग्री वाला सॉल्युबल है। समझ गए क्या, देखो एक बार नोट कर लो कॉपी में। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ब्रोमिनेशन की, सबसे पहले देखो ब्रोमिनेशन, देखो यहां पे हमने लिया एनिलीन,
ठीक है, एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक है ना ये, हम सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की ही बात करें बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, Br2, ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दिया, Br2, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, Br2 और वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर डाल दिया। बेसिकली हमने क्या डाला इसमें, ब्रोमीन वाटर डाला है। जब भी आप एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डाल दोगे तो क्या होगा, जैसे आपने NH2 में बेटा ब्रोमीन वाटर डाला तो ऑर्थो, पैरा और पैरा, ऑर्थो पैरा, देखो ये वाला और ये वाला ऑक्यूपाई हो जाएगा Br, Br और Br, ठीक है, ये बन गया, क्लियर। और साथ में क्या निकल गया, HBr निकल गया 3, क्लियर है, समझ गए क्या बना। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि हम इसी पे लिख देंगे नेक्स्ट वाली रिएक्शन भी। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी नाइट्रेशन, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या ले लिया, एनिलीन ले लिया, हमने क्या लिया स्टार्टिंग में, मैम यहाँ पे एनिलीन लिया है। अब यहाँ पे क्या डालोगे बेटा आप, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो आपके पास ना तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, इसमें आपको तीनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। ऑर्थो पे भी मिलेगा आपको NH2 नहीं NO2 मिल जाएगा, ठीक है, पैरा पे भी मिलेगा आपको और मेटा पे भी मिल जाएगा। तो ऑर्थो, पैरा, मेटा तीनों मिल जाएंगे आपको, तीनों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे मान लेते हैं एक ही प्रोडक्ट चाहिए हुआ, अगर मुझे स्पेसिफिकली पैरा चाहिए या फिर मुझे स्पेसिफिकली नाइट्रो चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली पैरा प्रोडक्ट चाहिए, अगर मुझे स्पेसिफिकली पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो क्या होगा, क्या करूंगी, देखो सबसे ज्यादा आपको मिलता है नाइट्रो वाला, सबसे ज्यादा आपको मिलता है नाइट्रो वाला, यहाँ लिख रही हूँ 51% मिलता है आपको नाइट्रो वाला, और जो आपको मेटा मिलता है ना, मेटा वाला मिलता है आपको 47%, और जो ऑर्थो वाला है वो मिलता है आपको 2%, ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली पैरा वाला ही चाहिए, अगर मुझे स्पेसिफिकली कौन सा चाहिए, पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए, पैरा वाला, पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए मुझे, क्या चाहिए, पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ना मुझे असाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, यहां देखो ये NH2 लिखा मैंने, एनिलीन लिखा, अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, CH3CO होल ट्वाइस, CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। क्या होने वाला है अगर मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो बेटा यहाँ पे बन जाएगा COCH3, बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी सब कुछ यहाँ पे एज इट इज। देखो तो एक COCH3 ग्रुप जो है वो यहाँ जाके जुड़ गया और H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा, एक मिनट रुकना, H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब जब मेरा ये वाला बन गया है ना, अब जब ये बन गया तो बेटा यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, कंसंट्रेटेड HNO3 HNO2 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, सही है, HNO3, ठीक, क्या बनेगा अब हमें बिल्कुल मिल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट, अब हमें मिल जाने वाला है बेटा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, अब हमें क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये देखो यहाँ जुड़ जाएगा NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाने वाला है NO2, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे ना तो यहाँ मिल जाएगा आपको NH2। ये नॉर्मली अगर आपने एनिलीन में कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाला तो आपको सारे ऑर्थो, पैरा, मेटा सब मिल रहा है, लेकिन यार मुझे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए ना, मुझे तो स्पेसिफिकली पैरा वाला ही चाहिए,
तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ना यहाँ पे उसको असाइलेटेड एक प्रोडक्ट बनाऊंगी, ठीक है, NHCOCH3 ये बनाया, फिर उसकी रिएक्शन करवाऊंगी जब मैं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, NO2 मिल जाएगा पैरा पोजीशन पे। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दो इधर यार, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो ना इसके साथ क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, ठीक है, इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और ये फाइनली क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा, NO2 बनाएगा। अगर मैं ऐसी बात करूं सल्फोनेशन की, अगर मैं बात करूं सल्फोनेशन की, मतलब मुझे क्या ऐड करना है, सल्फोनेटेड प्रोडक्ट चाहिए। अगर मुझे सल्फोनेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ देखो NH2, यहाँ पे बेंजीन बनाया, NH2 यहाँ पे क्या बनाया, बेंजीन बनाया, यहाँ पे डाल दिया क्या, H2SO4, क्या डाला, H2SO4 डाल दिया, तो यहाँ बन जाएगा बेटा NH3, यहाँ बन जाएगा NH3HSO4, क्या बन जाएगा, NH3HSO4 बन जाएगा। फर्दर जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, मतलब कितना टेम्परेचर लोगे आप, अराउंड 453 केल्विन ले लेना, 453 अराउंड 473 केल्विन, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका NH2, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग बन जाएगी, और उसके बाद यहाँ बनेगा SO3H, ठीक है। अभी मैं साइड चाहूंगी तो आपको दिख जाएगा पूरा, एक मिनट को, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आता है, तो इसको मैं समझा दूंगी। ये देखो पहले रिएक्शन क्या हुई है, यहाँ पे एनिलीन ने बेटा H2SO4 डाला, तो हमको ना ये एक कुछ इंटरमीडिएट मिल गया, उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे इतने टेम्परेचर पे, तो आपको SO3H यहाँ मिल जाएगा पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया है, NH2 था, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये H ले सकता है, ये H ले सकता है ना बेटा, तो इसने H ले लिया, तो ये क्या बन गया, बेस, और ये H दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो हमको जब एक ही प्रोडक्ट में एसिड और बेस मिलता है, हमको जब एक ही कंपाउंड में एसिड और बेस मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं बेटा ज्विटर आयन। फिर से बता रही हूं मैं, ठीक है, फिर से बता रही हूं, सुनो एक बार, ये NH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, क्या कर सकता है, एज अ बेस एक्ट कर सकता है ना, बेस जिसे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। देखो इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, NH3 बन गया, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, NH3 बन गया, बेस है ये, बेस बेस बेस। और ये क्या कर रहा है, ये तो डोनेट कर रहा है ना, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो दे देगा वो एसिड है, तो देखो ये एसिड है, तो और अगर एक ही कंपाउंड में आपके पास एसिड बेस दोनों है, तो ये क्या हो गया बेटा, ज्विटर आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन बोलते हैं। समझ गए, बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर है, ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, अच्छे से समझ में आ गया आपको सब कुछ। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी ना, मैंने आपको सारी की सारी करवा दिया, अमीन चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी बेटा, वो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया, बहुत अच्छे से करवा दिया। आई होप आपको सारी रिएक्शन समझ में आई होगी, कॉपी में नोट कर लो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम याद नहीं हो रही है, धीरे धीरे सारी रिएक्शंस आपको याद हो जाने वाली हैं, ठीक है, तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो कि मैम एकदम से कैसे। हमारा ऑर्गेनिक का सिलेबस ऑलमोस्ट, बायोमोलिक्यूल्स बचा है, वो भी हम कर लेंगे, उसमें इतना ज्यादा नहीं है, तो वो अभी नहीं करेंगे, बाद में जाके करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो हमारा ऑर्गेनिक का जो मेन पोर्शन है, हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमीन्स, ये चारों चैप्टर हमने खत्म कर लिए। अब तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है कि तुम रिएक्शंस को याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कन्वर्जन्स कर लो, तो मैं करवा दूंगी, तो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से करेंगे, यहीं करेंगे बेटा, सब कुछ यहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे पास अभी कंटेंट आ गया ना, तुम्हारे पास अब समझ में आ गया कि यार हमको इतना पढ़ना है, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है बस। अब तुम्हारे पास 4-5 महीने जितने भी हैं, तुम उसमें बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो हमारा ऑर्गेनिक का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, बायोमोलिक्यूल्स बचा है, वो हम बाद में कर लेंगे, उसमें क्योंकि बहुत सारा थ्योरी है, स्ट्रक्चर्स है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हम बाद में उसको प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से, वो भी हो जाएगा, कोई उसमें वाली टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन होता है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया, तो खुद के लिए भी क्लैप कर लो और मेरे लिए भी क्लैप कर दो, ठीक है, मुझे तो दिखेगा नहीं वहां से, कर दो कमेंट में, मुझे बता देना कि मैम एकदम बढ़िया हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया है सब कुछ अच्छे से, अमीन चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो भी हो गया, वन शॉट करेंगे इसका,
बढ़िया तरीके से वन शॉट कर लेंगे। तो उसकी टेंशन मत लेना कि मैम वन शॉट नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, क्या करेंगे अपन, संडे को करने वाले हैं इसका रिवीजन, ठीक है। संडे को अमीन चैप्टर का वन शॉट प्रैक्टिस मतलब रिवाइज करवा दूंगी आपको पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो चीजें समझ नहीं आई हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। तो यार संकल्प बैच वालों, वाईटी पे तो आपको सेशन चल ही रहा है, लेकिन बैच में भी चल रहा है, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाओ एनरोल कर लो। और अगर मैं आपको बताऊं MHT CET की तत्व बुक के बारे में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन चारों की तत्व बुक MHT CET डेडिकेटेडली बनाई गई है, जिसको वो सिर्फ 1800 में मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ 1800। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर खत्म हो जाएगा तो फिर बुक्स थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी अगर ऑफर चल रहा है, बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाली हैं, सारे आपको कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। तो यार बहुत बढ़िया बुक है, मैंने भी देखी है, बहुत मस्त बुक है। तो उसको जल्दी से जाओ परचेस कर लो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही मैं बात करूं नीव बैच के साथ, आपको शौर्य बैच प्लस एकदम मुफ्त में मिल रहा है, जो कि इतने प्राइस में मिल रहा है। प्राइम बैच है, इन्फिनिटी बैच है और इन्फिनिटी प्लस बैच है। मौर्य बैच जो चल रहा है MHT CET 2027 के लिए, जो कि जो बच्चे डेडिकेटेड है CET की करने के लिए प्रिपरेशन, तो बेटा उनके लिए प्राइम बैच है। इन्फिनिटी में आपको बैचेस और बुक्स दोनों मिल जाएंगी। मौर्य इन्फिनिटी प्लस में आपको बैच, बुक्स और पर्सनल मेंटर्स भी मिलने वाले हैं। साथ ही मैं बात करूं अगर IVSAT की स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो यार इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप वो टेस्ट देंगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। साथ ही मैं बात कर रही हूँ अगर MHT CET के रिजल्ट्स की, जो कि वेदांतु से हैं, तो यार बहुत ही शानदार रिजल्ट है, 99.99% आया है बच्चों का। जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट देखो या फिर जेईई मेंस 2025 के रिजल्ट देख लो, बहुत ही अमेजिंग है। साथ ही ये हैं बेटा नीट 2025 के रिजल्ट, और ये सारे हैं वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। आपको पुणे में मिल जाएंगे PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो यार बहुत अच्छी न्यूज है ये, एकदम बढ़िया सी, समझ में आ गया आपको। वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे, तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी अगर जाना चाहता है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे, और जहाँ पे आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो यार वीडियो कैसा लगा मुझे फटाफट से कॉमेंट डाउन करेंगे। कैसा लगा सेशन, अमीन चैप्टर्स खत्म हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, इसका वन शॉट हम संडे को करने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना। जो भी तुमको समझ नहीं आया है उसको कॉपी में लिख के रख लो, जब संडे को लाइव हमारा सेशन होने वाला है तो उसमें मैं तुम लोग को सारी चीजें क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।